नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो कि इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो खास करके यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है और साथ में अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के प्रिपेयर करते हैं। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है, डायना एडुल्जी वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन 1976। 1976 में जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम थी उनकी कैप्टन डायना एडुल्जी थी, लीडिंग देम इन देयर फर्स्ट एवर टेस्ट मैच सीरीज। तो ये पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम हैज़ रिच्ड द वर्ल्ड कप फाइनल ऑन 3 ओकेजन। 3 बार जो है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया मर्ज्ड विद बीसीसीआई इन 2006। तो ये स्टेटमेंट तीसरा नंबर है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, इनको हमें चूज करने हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इन तीनों स्टेटमेंट में से हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम 3 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची हैं और वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बीसीसीआई के साथ मर्ज कर गई थी 2006 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनके बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में देखते हैं। 31 अक्टूबर 1976 को 11 इंडियन वुमेन, जो कि लीड किया गया था शांता रंगास्वामी के द्वारा, स्ट्रोड ऑन टू द सेंटर एट द चिन्नास्वामी स्टेडियम in Bangalore to play a sport which had by then become a craze in the country because of their male counterparts. The 3-day test against the touring West Indian team, which ended in a draw, was the first international outing for the Indian women, and leg spinner Subhangi Kulkarni ensured that it was a memorable one, finishing with figures of 5 for 48. Behrouz Adulzi opened the bowling and was part of the famous sister act with her more illustrious sibling Diana. Indian women played their first test in 1976 and their first ODI one-day international in 1978. But it was not even 20 years since the Board of Control for Cricket in India, that is BCCI, recognized women's cricket. 2006 में वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये मर्ज कर गई बीसीसीआई के साथ में। अ ईयर आफ्टर द इंडियन टीम रिच्ड द वर्ल्ड कप फाइनल, finishing as runners-up. The second time that the Indian team reached a World Cup final, they lost by a mere 9 runs against इंग्लैंड इन 2017। 2017 में भारत फिर से विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी और इंग्लैंड के हाथों हमें हार का सामना करना पड़ा था। और इसके बाद 2025 में इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल को जीतती है और इतिहास रच देती है। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। और भारत को वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के जीतने पर ढेर सारी बधाइयाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनगार्डेड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर। कौन सी क्रिकेटर की अनगार्डेड ये ऑटोबायोग्राफी है? तो इट इज ऑफ मिताली राज। मिताली राज का ये ऑटोबायोग्राफी है। तो उन्होंने ही ये अनगार्डेड नामक पुस्तक लिखी है एंड इट इज एन कैंडिड एंड रिवीलिंग लुक इनटू हर पर्सनल एंड स्पोर्टिंग लाइफ। तो बुक्स है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is believed that 16th century monument was built in parts by the Mughal Emperor Humayun and the Afghan ruler Sher Shah Suri. The first excavation at this site was carried out by archaeologist B.B. Lal in 1954. So, which is the monument that
द अबोव लाइन्स मेंशन, कौन से मॉन्यूमेंट की बात कर रहा है? तो इनमें से ये कोई भी ऑप्शन नहीं है। रोहतास फोर्ट भी नहीं है, सिरगढ़ फोर्ट भी नहीं है, आदिलाबाद फोर्ट भी नहीं है। तो नन ऑफ द अबोव इनमें से आंसर है। तो ये स्टेटमेंट कहाँ से हैं, किस मॉन्यूमेंट को रिवील करना है? तो इसको हम लोग देखें तो ओवर द लास्ट 7 डिकेट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज carried out 7 rounds of excavation at Purana Kila for evidence that would establish a link between the area and the events described in the Mahabharata. तो महाभारत से रिलेटेड है। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में 16th century fort built in parts by the Mughal Emperor Humayun and Afghan Sher Shah Suri stands at the site of the city of Indraprasth, जो कि कैपिटल था पांडव्स का। First excavation at the site was carried out by archaeologist B.V. Lal in 1954, and it was not until 2014 that the ASI discovered fragments of pottery known as painted graveware or PGW, that is typical of the Iron Age Indo-Aryan culture of the Western Gangetic Plain and the Ghagra Hakra Valley, and is usually dated between 1100 BC to 500 to 400 BC। तो इसीलिए ये ऑप्शन डी हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉटरी इज टिपिकल ऑफ द आयरन एज Indo-Aryan culture of the Western Gangetic Plain, that the Ghagra Hakra Valley? It is northern black polished ware, ochre colored pottery, painted grey ware pottery, रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्री। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इट विल बी पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री। जो पहला एक्सकेवेशन है पुराना किला का, उनको कैरी आउट किया गया था बीबी लाल के द्वारा 1954 में, लेकिन बट इट वाज नॉट अंटिल 2014 दैट दी ये जो अभी हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन देखे थे, तो उसमें हम लोग इस एक्सप्लेनेशंस को हम लोग देखे थे कि ये जो घग्घर हकड़ा वैली है, उनसे रिलेटेड है ये। The Gagging Act in India was first passed under which viceroy during the British rule? किस ब्रिटिश रूल के अंडर ये गैगिंग एक्ट किनको कहते हैं? तो गैगिंग एक्ट जो है ये पास किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इट वॉज पास्ड बाय लॉर्ड लिट्टन के द्वारा इनको पास किया गया था, विच वॉज ड्राइवन टू कर्टेल एंड कंट्रोल द इंडियन पब्लिकेशंस कंटेंट। जो भारत में जो न्यूज़पेपर जर्नल्स वगैरह सब प्रिंट हो रहे थे, तो उनको कर्टेल करने के लिए, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए दिस गैगिंग एक्ट वाज पास्ड, एंड द एक्ट कंपेल्ड ऑल इंडियन पब्लिकेशंस टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, which also ensuring that nothing was written against the British government, nor was the government challenged in any measures। तो इसीलिए इनका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। तो उनके द्वारा इस गैगिंग एक्ट को पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू जियोनिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है, इट वाज अ मूवमेंट। जियोनिज्म क्या था? एक मूवमेंट था दैट सॉट टू एस्टैब्लिश अ जेविश होमलैंड दैट वुड बी ओपनली रिकॉग्नाइज्ड एंड लीगली सिक्योर। ये स्टेटमेंट सही है। जेविश होमलैंड को स्टैब्लिश करना चाह रहा था। ये जियोनिज्म के कंटेक्स्ट में हम लोग देखें, द आइडिया फर्स्ट emerged in India in the late 19th century among the Jewish literate community and later traveled to Europe where it was opposed by the governments। तो ये ऑप्शन 2, ये जो स्टेटमेंट 2 है, ये तो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और जियोनिज्म के बारे में कुछ डिटेल्स देखें तो इट इवॉल्व्ड इन 19th century and argued that Jews needed a homeland of their own, especially in response to widespread anti-Semitism in Eastern Europe. But many, like the Jews in Western Europe, were opposed to the idea of separate state। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट है, as the idea did not emerge in India, that is why the statement is incorrect। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू जन गण मन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जन गण मन के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। दिसंबर 27, 1911 को इट वाज फर्स्ट संग एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इनको
गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। It was adopted as the country's national anthem by the Constituent Assembly of India on January 24, 1950, the last day of its last session। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। तो 27 दिसंबर 1911 को नेशनल एंथम को पहली बार गाया गया था कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस में। जन गण मन का जो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है ऑफ द बंगाली हैम भरतो भाग्य विधाता, एंड इट was written by the Nobel laureate Rabindranath Tagore. A slightly varied version of this song was adopted by Subhash Chandra Bose, Indian National Army in 1941 as the national anthem, called Subh Sukh Chain, which also became popular in India since। अगस्त 15, 1947 को आफ्टर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू unfurled the tricolor on the ramparts of the Red Fort and addressed the nation, Captain Thakuri of the Indian National Army, who had given music to the Subh Sukh Chan version, was invited to play with members of his orchestra group। Jan Gana Mana was adopted as the country's national anthem by the Constituent Assembly of India on January 24, 1950, the last day of its last session, and Dr. Rajendra Prasad, the President of the Assembly and later the President of India for 2 full terms, had on that day also declared Vande Mataram as the national song। So option C, that is both 1 and 2 are correct। So which two cities are part of UNESCO's Creative Cities of Gastronomy? तो कौन से सिटी इसमें से है? तो इट इज हैदराबाद एंड लखनऊ। हैदराबाद और लखनऊ को यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में, ये यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का हिस्सा बनाया गया है। तो क्या है ये, इनको देखते हैं। लखनऊ हैड मेड इट टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, bringing Awadh's rich and decadent flavors under the global spotlight। The recognition celebrates India and the South Asian diaspora's culinary heritage and centuries-old traditions surrounding food। And following Hyderabad, which received the honor in 2019, Lucknow became the second Indian city to join the network of 408 creative cities across more than 100 countries, each recognized for excellence in craft and folk art, design, film, gastronomy, literature, media arts, music, and the newly added architecture। The announcement was made on October 31st as part of its 58 additions to the Creative Cities network made this year। So that is why Lucknow and Hyderabad are part of UNESCO's City of Gastronomy। Next question is, it details the items bought by a Greek shipper from a Cochin merchant spanning spices, elephant tusk, and nard, that is a holy perfume। So what does the above line refer to? It refers to Muziris papyrus। It refers to Muziris papyrus। So what is it? Let's see। So William Dalrymple was in conversation with historian Anirudh Canicetti at the preview of the next book, The Golden Road: How Ancient India Transformed the World, in 2024, discussing India's western and eastern coasts interacting with the world, how Buddhism and the number zero originated from the country to travel the globe, and why this cultural influence slowed after the 13th century. The story began with how ancient Rome's gold helped develop South India, with massive coin hoards still being discovered in present-day Kerala. A document called Muziris Papyrus details the items bought by a Greek shipper from a Cochin merchant spanning spices, elephant tusks, and
nard, that is a holy perfume. A third of the Roman imperial budget emphasized Dalrymple came from the customs take on the Red Sea. The value of one shipment was enough to make you one of the richest men in Roman Empire. So the answer will be Muzaris Papyrus. Next question is Viragalu refers to. What is Viragalu? Viragalu refers to a memorial stone. Here is the memorial stone. So that is Viragalu. So they are memorial stones commemorating the death of heroes on battles according to the Indian Express articles. All round, all around Lal Bagh, the eyes of visitors are drawn by some of the well-known attractions the garden has to offer: the glass house, the Camp Goda Tower, and the British era bandstand, to name a few. But records of the area's ancient history are hiding in plain sight on two carved rocks known as Vedagalu or Hero Stone. So, guys, that is all for today. And this was the current affairs that was in news in the last week. And these current affairs are very much important for the upcoming exams that may be conducted by the Union Public Service Commission or any of the State Public Service Commission or any of the commissions. So that's all for today. We'll see you in the next video. Thank you. Jai Hind.